क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें देखिए हम जानते हैं कि एक अगर प्लस चार्ज है और यहाँ पर भी एक प्लस चार्ज है तो इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर ये भी प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है तो इन दोनों के मध्य आकर्षण का बल लगता है। लेकिन यदि हम किसी चार्ज, जैसे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है और इसके चारों ओर कोई भी अन्य आवेश लेकर अगर हम आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस क्यू नॉट अगर परीक्षण आवेश लेकर आ रहे हैं तो इस पर एक बल कार्य करेगा जिसको हम कहेंगे प्रतिकर्षण बल। और यहाँ से अगर माइनस क्यू चार्ज लेकर जाएंगे तो इसमें आकर्षण बल का अनुभव करेगा। लेकिन इस लाइन के अगर इधर हम लेकर आ जाए, हम माइनस क्यू अगर यहाँ पर रखें तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। जैसे जैसे हम इसको इसके पास लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम इस लाइन के अगर इधर लेकर जाएंगे, जब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा तो हम कहेंगे कि इस प्लस क्यू वाले आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लेकर ए वाला आवेश आ गए हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ से एक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग समझेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम मान लेते अभी बताएं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वहां पर कोई आवेश लेकर आ रहे हैं तो उसके क्षेत्र में जब लेकर जाएंगे तो वहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। तो जो वही बल का अनुभव होता है और जिस चार्ज को लेकर जाते हैं उसी के अनुपात को, यानी इस पर लगने वाला जो बल होता है और ये जो क्यू नॉट होता है, इसी के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी सूक्ष्म परीक्षण आवेश को ले जाने पर उस पर कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल और उस आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है, ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वह न्यूटन प्रति कूलाम होता है। यानी एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। और वैद्युत क्षेत्र जो है ये सदिश राशि है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यानी वैद्युत क्षेत्र ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है। राशि कैसी है, सदिश राशि है, यानी ये वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इसकी दिशा क्या होगी, दिशा अगर हम देखें यहाँ प्लस क्यू चार्ज है तो दिशा यहाँ पर इस बिंदु पर इसके विपरीत होगी। और अगर यहाँ माइनस क्यू चार्ज है तो इसकी तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। यानी प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू के विपरीत अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, अगर ये माइनस क्यू है तो इसकी तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अब थोड़ा सा हम लोग वैद्युत क्षेत्र का मात्रक तो पता चल गया और ये सदिश राशि भी पता चल गई और ये हम लोग निकालिए, मतलब इसका डायरेक्शन किधर होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन किधर होगा, यानी दिशा किधर होगी। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होगी, बीमा ई बराबर होता है, इसका मात्रक होता है, ई का मात्रक यहाँ होता है न्यूटन प्रति कूलाम। या तो हम यहाँ निकाल सकते हैं या ये जो होता है या अपॉन क्यू नॉट होता है तो यहाँ से बल की बीमा यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो ये जो बल की बीमा होगी, ये बल की बीमा होती है एम एल टी की पावर -2 होती है और क्यू की बीमा होती है ये टी होती है। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो एम एल टी की पावर -3 और ए की पावर -1, ये वैद्युत क्षेत्र की बीमा हो जाएगी। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम यहाँ देखेंगे कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर कोई चार्ज रख दिए हैं प्लस क्यू और इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है।
और यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी प्लस क्यू से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस बिंदु पर मान लेते हैं कि हमें कोई परीक्षण आवेश की उदाहरण देगा। तो इस परीक्षण आवेश का मतलब ये होता है कि इस आवेश का कोई अपना वैद्युत क्षेत्र ना हो, मतलब इस क्यू आवेश को क्यू नॉट जो है इसको यहाँ पर रखें, इससे इस पर जो है यहाँ पर कोई उतना मतलब एक बेस सूक्ष्म चार्ज है ये, इसका मतलब होता है कि बहुत छोटा चार्ज है। तो यहाँ पर देखिए ये कूलाम का नियम, जैसे ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू नॉट है, सूक्ष्म है। तो यहाँ से देखो इस पर एक बल कार्य करेगा, यानी कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियमानुसार बिंदु P पर कार्यरत वैद्युत बल F सफिक्स E बराबर, यानी इलेक्ट्रिक यानी वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्सेस को कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, यानी ये जो होता है कूलाम का नियम क्या होता है कि जैसे अगर मान लेते हैं दो आवेश हैं, तो इस पर अगर ये मान लो एक प्लस लिए है एक माइनस लिए हैं, इसमें आकर्षण का बल होगा। अगर दोनों प्लस प्लस लिए हैं तो ये क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा, और इनके बीच की दूरी r है, जैसे ये है b है, या हम मान लें इसको p मान ले रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि r दूरी पर 2 + 4 स्थित है, तो हमें कहते हैं इस कूलाम का नियम यही है कि यानी दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होता है उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अगर एक Q1 Q2 है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसको हम मिला देंगे तो अनुक्रमानुपाती मतलब एक आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो है ये एक जैसे यहाँ इसके स्थान पर ना इसको हम इस तरह लिखते हैं के, मतलब इसके स्थान पर हम थोड़ा सा यहाँ के लिख देते हैं, 1/4 क्या नाम इसका के Q1 अपॉन Q2 R स्क्वायर। ये के एक नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसकी वैल्यू प्रयोगों द्वारा इतना निकाली गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इस्पात होता है। इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान ये होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इसका मान होता है। तो ये है इसका क्या नाम है, कूलाम का वैद्युत बल का नियम है। यानी जो ये r दूरी पर अगर Q1 Q2 आवेश है, तो जो वैद्युत बल लगेगा इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये कूलाम का नियम है। जैसे का मतलब ये है ना कि ये जो F है, इस पर आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल लग सकता है। तो जो आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, तो यहाँ पर अगर ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो इसमें आकर्षण बल लगेगा। अगर ये प्लस चार्ज है तो कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। अगर माइनस चार्ज है यहाँ एक प्लस है तो आकर्षण लगेगा। अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव हैं तो यहाँ पर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का। ठीक है। अब चलिए हम यहाँ देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, यानी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर है, हम जानते हैं E बराबर F अपॉन Q नॉट होगा, और F की वैल्यू रख देंगे। F की वैल्यू कितनी है, यहाँ निकालेंगे, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन कूलाम हो जाएगा। ये आएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी R दूरी पर किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये सदिश राशि है, एक ऐसी राशि है सदिश राशि है, और जब ये सदिश राशि है इसकी दिशा भी होगी। तो हम बताएं कि अगर ये सदिश राशि अगर प्लस चार्ज है तो इसके विपरीत होगी, अगर माइनस चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसी की तरफ होगी, माइनस चार्ज की तरफ। तो यहाँ कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो बिंदु P पर जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, मतलब इसके विपरीत होगा। अगर यही माइनस चार्ज होता तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ से एक सवाल लगा लेते हैं, ये सवाल लगा लेते हैं थोड़ा सा, तो क्वेश्चन इसकी बन जाए। हाइड्रोजन परमाणु के क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक से
नाभिक से 1 एंगस्ट्रम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तीव्रता ज्ञात कीजिए। तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी ये कहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक से 1 एंगस्ट्रम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें केवल एक प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो इसमें न्यूट्रॉन होते नहीं हाइड्रोजन में, तो यहाँ से इससे कहा कि 1 एंगस्ट्रम की दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जो इसके पहले हम लोग थ्योरी पढ़े हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही वाला फार्मूला है, क्योंकि ये जो है परमाणु जो है ये उसी की भांति व्यवहार कर रहा है, एक बिंदु की भांति व्यवहार कर रहा है। तो हम जानते हैं कि एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन पर चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, लेकिन ये पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 10⁻19 कूलम, इसका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और R बराबर दिया है, R बराबर कितना दिया है? 1 एंगस्ट्रम, और 1 एंगस्ट्रम का मतलब ये हो जाएगा 1 × 10⁻10 मीटर हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, 10⁻10 मीटर हो जाएगा। चलिए यानी यहाँ निकालेंगे 1 एंगस्ट्रम की दूरी पर, यानी इसके क्या नाम? हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक से, यानी हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक से 1 एंगस्ट्रम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E बराबर 1/4πε0 Q/r²। यहाँ से इसकी वैल्यू 9×10⁻9 होती है इसकी वैल्यू, और गुणे Q की वैल्यू कितनी है? 1.6×10⁻19 अपॉन यहाँ 10⁻10 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जगह 16×9 144 यानी 14.4 गुणे यहाँ 10⁻10 हो जाएगा, और अपॉन 10⁻20। इसको हल कर देंगे 14.4 गुणे 10 की पावर ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 10⁻10। या हम इसको लिख सकते हैं 1.44 गुणे 10 की पावर 11 न्यूटन प्रति कूलम। ये इतना आ जाएगा, ठीक है? ये इतना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तक तो हम लोग जाने हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब ये होता है, वैद्युत द्विध्रुव इसमें ये होता है कि दो आवेश रहेंगे और परिमाण में समान रहेंगे, परंतु चिन्ह में विपरीत रहेंगे। जैसे देखो -Q है और ये क्या है? +Q है, और ये चिन्ह में क्या है? विपरीत है, और ये अल्प दूरी 2 दूरी पर स्थित है, ठीक है? तो ये क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और ये वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, एक वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है वो P बराबर होता है किसी एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, ये किसी एक आवेश, कोई एक आवेश ले सकते हैं, और इनके मध्य जो दूरी होती है उन्हीं के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है? अब यहाँ से देखिए, हम इसको हल करेंगे, मतलब यहाँ से इसका मात्रक निकाल लेते हैं। Q का मात्रक क्या होता है? कूलम, और इसका मात्रक क्या होता है? दूरी का, मीटर होता है। इसका हो जाएगा कूलम मीटर, और ये सदिश राशि है। राशि कैसी है? सदिश राशि है, सदिश राशि है। तो इसकी दिशा किधर होगी? दिशा जो होती है इसमें माइनस से प्लस की ओर होती है। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। तो अब हम इसी के कारण देखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें दो कंडीशन बनती है, एक अच्छी स्थिति होता है और एक निरक्षी स्थिति होता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें पहला है अक्षीय स्थिति। ये क्या है? अक्षीय स्थिति, ठीक है? और एक होता है निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। तो पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि अक्षीय स्थिति में क्या होता है। जैसे देखिए,
यहाँ पर हमने एक माइनस क्यू चार्ज रख दिया और इससे जो है इसके 2l दूरी पर, यहाँ से 2l दूरी पर एक हमने कौन सा चार्ज रख दिया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ से 2l दूरी पर, ठीक है, 2l दूरी पर यहाँ से प्लस चार्ज रख दिया। और इसका मिड पॉइंट क्या है, O है, और मिड पॉइंट O से R दूरी पर, नहीं यहाँ नहीं, ये प्लस क्यू नहीं, यहाँ लिख लेते हैं, R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, और यहीं पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी एक पॉइंट P है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो ये और B क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जो परावर्तक माध्यम K में स्थित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, अब यहाँ से ये जो B है, B से बिंदु P की दूरी अगर हम निकालेंगे तो पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है, और ये देखो मतलब इसका मध्य बिंदु यानी AL होगा, और ये भी क्या होगा, L होगा, और यहाँ से यहाँ के बीच की अगर हम दूरी निकाल रहे हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, R माइनस L, क्योंकि R में से इतना निकाल देंगे तो हमको यही दूरी मिलेगी, और फिर यहाँ से देखेंगे ये वाली जो दूरी होगी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और माइनस क्यू आवेश से दूरी देखेंगे तो R प्लस L होगी बिंदु P के बीच, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये मान लेते हैं कि एक के परावर्तक माध्यम में स्थित है, ठीक है। अब के परावर्तक माध्यम का मतलब ये होता है कि कोई जैसे अचालक पदार्थ है उसी में रखा गया, जैसे जल भी हो सकता है और कागज, जैसे इसके बीच कागज भी हो सकता है, मतलब कुछ भी रख सकते हैं, अचालक पदार्थ रख सकते हैं, ठीक है, चालक नहीं होगा, उसे हम कहते हैं क्या नाम है उसका, परावर्तक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि धातु के लिए के बराबर इनफाइनाइट होता है। चलिए यहाँ देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण है, तो Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। और दिशा इससे किधर होगी, देखो ये प्लस क्यू है और प्लस क्यू के विपरीत इसकी दिशा होती है, यानी इसको हम मान लेंगे E1, ये E1 हो जाएगा, ठीक है। ये दिशा किधर हो जाएगी, ये मतलब प्लस क्यू आवेश के विपरीत, यानी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण में आपका वैद्युत ध्रुव के विपरीत, यानी बिंदु P पर बाहर की ओर, बाहर क्यों कर सकते हैं, या हम कह देंगे कि विपरीत दिशा में, यानी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण वैद्युत ध्रुव के विपरीत दिशा में, यानी हम लिख देंगे विपरीत दिशा में, ध्रुव के विपरीत दिशा में, ध्रुव के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा, ठीक है, इसको हम कहें ध्रुव के विपरीत दिशा में। अब माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र, यानी बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ये जो होगा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव की ओर होगा, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव की ओर, ठीक है। मतलब ये जो डायरेक्शन इसका होगा, इस माइनस क्यू के कारण ये इधर होगा, यानी E2 होगा, इधर होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो होता है वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, यानी E जो होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है E/R², यानी दूरी बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, और दूरी बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, दूरी बढ़ाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है, और दूरी कम करने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि इसमें कौन सा बड़ी है, कौन छोटी है। यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि जो E1 में है, E1 में R माइनस L है, और इसमें क्या है R प्लस L है। इसका मतलब ये होगा कि ये छोटी राशि हो जाएगी और ये बड़ी राशि हो जाएगी। जो छोटी राशि है इसमें से क्या किया गया है, घटाया गया, और जब इसका वर्ग करेंगे और वर्ग करके भाग कर देंगे तो ये और छोटा आ जाएगा, और ये E2 क्या आएगा, बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो नहीं ये जो है ये E1 जो है ये बड़ा आएगा और E2 छोटा आएगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटी राशि से हम भाग करेंगे ना, R माइनस L जो है ये छोटा आएगा, तो इससे हम भाग करेंगे तो बड़ी आएगी संख्या, और ये R प्लस L बड़ा आएगा, इससे भाग करेंगे तो छोटी आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि इसका हम परिणामी निकालते हैं। परिणामी निकालने के लिए हम लोग 11 पढ़े हैं
कि ये जो होता है रिजल्टेंट जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा बराबर कितना है 180 अंश, यानी u इधर है e1 इधर है, दोनों विपरीत डायरेक्शन में है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा यहाँ से इस तरह से E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 180 अंश, क्योंकि थीटा बराबर 180 अंश दिया है, दोनों विपरीत दिशा में है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि E बराबर यहाँ आ जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2, और यहाँ से cos 180 अंश की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला ये बन रहा है, तो यहाँ आ जाएगा E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये इतना बन जाएगा। अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये आ जाएगा E बराबर E1 माइनस E2 आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक, देखिए अब यहाँ से हम लोग E1 और E2 की वैल्यू रखेंगे। यहाँ से अब हम लोग यहाँ से E की वैल्यू रख देंगे, यानी E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, यानी E1 की वैल्यू हम कितना निकाल लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और इसकी वैल्यू कितना निकाले थे E1 क्या नाम है इसका, E1 यही है ना, इसके कारण है तो r माइनस l था, यानी Q अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर था, और माइनस इसकी वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ से आ जाएगा Q अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन कर लेंगे, तो ये बचेगा 1/r माइनस l का होल स्क्वायर, और माइनस 1/r प्लस l का होल स्क्वायर है, और इसको जब हम हल करेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहाँ से आ जाएगा ये r प्लस l का होल स्क्वायर और माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा r माइनस l का होल स्क्वायर r प्लस l का होल स्क्वायर, इसको हल करने पर ये आ जाएगा। तो ये एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा हम देख लेंगे, यानी E बराबर यहाँ से निकालेंगे E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहाँ से आ जाएगा 4r अपॉन ये आ जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वर्गांतर बन रहा है, यानी जब इसको हम एक नहीं कर सकते हैं ना इस तरह से r माइनस l और r प्लस l का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसके बाद ये बन जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम जानते हैं कि एक चीज जानते हैं कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, यानी P बराबर ये होता है 2ql होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि Q अपॉन मतलब यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं 2 गुणे RL है ना, तो यहाँ से 2ql और r यहाँ कर सकते हैं, और इसको लिख दें r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है यहाँ से देखिए वैद्युत द्विध्रुव है कि नहीं है, P बराबर 2ql यानी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये हो जाएगा 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम जानते हैं कि यदि r इज ग्रेटर देन l, यानी r जो है l से बहुत बड़ा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहाँ आ जाएगा 2pr अपॉन r की पावर 4 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे नगर ले लेंगे l को, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहाँ आ जाएगा 2p अपॉन r क्यूब आ जाएगा, और ये आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। अब इसकी हम थोड़ा दिशा देख लेंगे किधर होगी, परिणामी दिशा। तो दिशा अगर हम देखेंगे तो दिशा ये जो है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, यदि निर्वात या वायु के लिए, यानी निर्वात या वायु के लिए अगर हम देखेंगे, निर्वात या वायु के लिए, ठीक है, निर्वात या वायु के लिए, तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तब यहाँ से आ जाएगा E बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या नाम 2p अपॉन आर क्यू न्यूटन प्रति कूलम, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसकी दिशा देखें, परिणामी दिशा किधर होगी, तो देखो यहाँ से E1 अधिक है और E2 क्या है, कम है। तो इसका जो परिणामी की दिशा होगी किधर होगी, इधर E1 की जो दिशा होगी वही होगी परिणामी की दिशा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे परिणामी यानी दिशा इसकी जो होगी, परिणामी की दिशा जो होगी यानी बिंदु P पर बाहर की ओर होगी, यानी बिंदु P पर बाहर की ओर। या हम कह सकते हैं कि जैसे इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है ना, तो इसी की दिशा में रहेगा। या हम कह सकते हैं इसके बाहर की दिशा में, यानी बिंदु P पर बाहर की ओर, यानी बिंदु P पर बाहर की ओर होगा। ठीक है, बस ये चीज है, ये अच्छी में नहीं अच्छी में